गुड इवनिंग बच्चों। चलिए बेटा, आज FST 19 अप्रैल के FST की बेटा डिस्कशन करते हैं सिंह सर के बेटा इस मिशन के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। तो बेटा डॉक्टर SP सिंह के इस मिशन के साथ चलिए आज के FST का बेटा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन D ब्लॉक से है, ठीक है ना। देखो बेटा, ये Zn का एक कॉम्प्लेक्स है। देखो बेटा, ये Zn का एक कॉम्प्लेक्स है। पूछ रहा बेटा ये कलरलेस है, ये कलरलेस कॉम्प्लेक्स। हमें पता करना स्टेटमेंट सही है कि नहीं। आप सबको मालूम है बेटा, कोई भी बेटा कंपाउंड या आयन कलर्ड कब होता है? जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। आप सबको मालूम है बेटा, ग्राउंड स्टेट में Zn का कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या होता है? 3d10 4s2। यहाँ पर बेटा Zn की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। तो ये देखो बेटा कॉन्फ़िगरेशन किसका है? Zn का। अगर आप Zn डबल प्लस का करोगे तो बेटा क्या आएगा? 3d10। 3d10 का मतलब बेटा सभी इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है। तो बेटा आपका ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा बेटा? कलरलेस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर देखो रीजन में स्टेटमेंट सेकंड, dd ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा यहाँ पर D10 है, D10 हो या D0, dd ट्रांजिशन बेटा पॉसिबल नहीं होता, जिसके कारण बेटा कलर डेवलप नहीं होता। तो ये भी स्टेटमेंट बेटा आपका सही है, ठीक है ना। तो बेटा 51 का आंसर फोर्थ। नेक्स्ट आइए बेटा, कॉन्सिडर द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, pH बॉन्ड इज एब्सेंट, H3PO2। अगर बेटा इसका ये देखो बेटा मोनोबेसिक होता है, ये बेटा आपका मोनोबेसिक होता है, इसमें 2 pH बॉन्ड है। ये आपका बेटा H3PO2 है, ठीक है ना। तो इसमें अगर ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालोगे तो बेटा क्या आएगी? +1, ठीक है। फिर देखो H3PO3, इसमें भी बेटा pH बॉन्ड है। H3PO3 में भी बेटा pH बॉन्ड होता है। स्ट्रक्चर अगर आप देखो HOPOH डबल बॉन्ड O, इधर बेटा H, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +3 होती है। H3PO4 बेटा ट्राई बेसिक होता है, इसमें बेटा कोई pH बॉन्ड नहीं होता है। तीनों बेटा H किससे जुड़े होते हैं? ऑक्सीजन से। इनको बेटा हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, इसीलिए बेटा इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? 3। H4P2O7, इसमें भी बेटा कोई pH बॉन्ड नहीं है। चार OH होते हैं बेटा इसमें। तो देखो इसकी बेटा बेसिसिटी कितनी होती है? 4, ठीक है भाई। इसमें भी अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो बेटा +5 आएगी, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा? देखो मैंने चारों का स्ट्रक्चर बना दिया, क्लियरली बेटा दिख रहा कि pH बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड में बेटा प्रेजेंट है, थर्ड एंड फोर में एब्सेंट है। तो आंसर बेटा C एंड D ओनली। नेक्स्ट आइए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। आप सबको मालूम है बेटा बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, ठीक है ना। तो अगर आप 6 ग्रुप के हाइड्राइड में ऊपर से नीचे जाओगे, H2O, H2S, H2SE, H2Te, ठीक है बेटा। अगर आप इन तीनों में देखोगे तो इन तीनों में बेटा टॉप टू बॉटम जाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। लेकिन वाटर का मॉलिक्यूलर वेट बेटा सबसे कम है। लेकिन बेटा आप सबको मालूम है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और आप सबको मालूम है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण
वाटर बेटा क्या होता है, लिक्विड, और इसकी बेटा बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, जबकि H2S बेटा आपका क्या है, गैस, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा मैक्सिमम वाटर का। तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगला आइए बेटा, देखो बेटा नाइट्रेशन कर रहे, आप सबको मालूम है बेटा OH आर्थो पैरा डायरेक्टिव है, ठीक है ना। तो बेटा कमिंग इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रेशन का NO2 प्लस कहां पर आएगा, आर्थो पे, पैरा पे, आर्थो पे, ठीक है ना। तो बेटा यहां पर आ सकता है, यहां पर आ सकता है, यहां पर आ सकता है। इसका बेटा बेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, अगर हम बेस्ट प्रोडक्ट बेटा जो सबसे मेजर होगा वो यहाँ CH3 एज इट इज, यहाँ पर बेटा क्या होगा NO2, अगर डाई ले रहे यहाँ पर बेटा NO2, यहाँ वाले पर स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण बेटा यहाँ वाला प्रोडक्ट कम बनेगा, बनेगा लेकिन कम बनेगा। लेकिन देखो बेटा ये आपके ऑप्शन में नहीं है, ये आपके ऑप्शन में नहीं है। देखो ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, दो पॉसिबिलिटी है बेटा। तो देखिए बेटा इसकी अगर नाइट्रेशन करें तो देखो बेटा ये दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। आर्थो पैरा पे आना है, देखो आर्थो पैरा, देखो ये वाली आर्थो बेटा यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो अगर हमें इन दोनों में अगर देखना है तो मेजर बेटा ये होगा। लेकिन चूंकि बेटा ये आपके ऑप्शन में नहीं है, ये आपके ऑप्शन में नहीं, तो बेटा इस वाले ऑप्शन में को हम लोग टिक करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, 54 का बेटा फर्स्ट, ठीक है। अगर बेटा ये ऑप्शन में होता, ये ऑप्शन में होता तो ये वाला बेटा हम लोग टिक करते। अगला आइए, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर, देखो बेटा 3 मोलर है, 3 मोलर का मतलब 3 मोल NaCl प्रेजेंट इन present in 1 लीटर सॉल्यूशन। देखो बेटा हमको मोलैलिटी चाहिए, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3, नीचे बेटा क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है ना। तो देखो बेटा मोलैलिटी की यूनिट मोल पर केजी, सॉल्यूट के मोल बेटा कितने हैं 3। अब नीचे देखो सॉल्वेंट का मास रखना है, पहले आप बेटा सॉल्यूशन का मास निकालो, सॉल्यूशन का मास किससे निकालोगे V इंटू डी, वॉल्यूम बेटा 1000 है, डेंसिटी बेटा कितनी है 1.25, तो ये बेटा कितना हो गया 1250 ग्राम हो गया। अब आइए बेटा हमें क्या चाहिए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बेटा क्या होता है 1250 माइनस 3 मोल है 3 इंटू 58.5, इसको बेटा घटाओगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 60 80 175.5 आएगा, 1250 ये बेटा 0.5 हो गया, 9 में 5 गया 4 हो गया, फिर बेटा 47 हो गया, 110 हो गया 107 पॉइंट। अब देखो ये बेटा ग्राम में आया सॉल्वेंट यहाँ पर, लेकिन हमको बेटा किस में रखना है किलोग्राम में, तो 1.074 कर दो, ठीक है ना। इसको बेटा सॉल्व करोगे तो देखो ये बेटा लगभग 3 टाइम्स है लेकिन थोड़ा कम, 55 का आंसर थर्ड 2.79। फिर से देखो बेटा 3m का मतलब 3 मोल NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मोलैलिटी बेटा क्या होता है मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो देखो मोल तो हमको डायरेक्ट पता है, सॉल्वेंट का बेटा हमको सॉल्वेंट का मास चाहिए, मालूम बेटा क्या है सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है,
डेंसिटी बेटा 1.25 ग्राम पर ml है। सॉल्यूशन का मास निकाल लिया 1250 ग्राम। सॉल्यूट 3 मोल है, 3 मोल का मास बेटा 175.5 ग्राम। 1 मोल NaCl बेटा 58.5 ग्राम होता है। सॉल्वेंट का मास बेटा घट के कितना है 1074.5 या 1.074 kg। यहाँ रख दिया बेटा ये किलोग्राम में, ये बेटा मोल है, ये आपकी बेटा मोलैरिटी है। 55 का बेटा थर्ड। आइए बेटा 56, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, देखो बेटा ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक एलिफैटिक है, तो सबसे ज्यादा बेटा बेसिक कौन होता है, एलिफैटिक, फर्स्ट बेटा सबसे ज्यादा। अब देखो बेटा इन तीनों में आप सबको मालूम है बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई प्लस आर, इनवर्सली माइनस आई माइनस आर। यहाँ पर बेटा CH3 प्लस आई है और बेटा प्लस आर है। प्लस आर कौन सा है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, ध्यान रखना। यहाँ पर बेटा CN माइनस आई है, माइनस M है। ये दोनों बेटा बेसिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं, दोनों बेटा बढ़ाते हैं। तो बेटा फर्स्ट के बाद किसका नंबर आएगा, थर्ड का। ठीक, तो बेटा थर्ड वाला सेकंड से ज्यादा लेकिन 4 वाला सेकंड से कम, तो यहाँ सेकंड और सबसे कम बेटा 4। देख लो कौन सा है, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, 4। क्वेश्चन नंबर बेटा आंसर फर्स्ट। 57, 1 मोल ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव 2 मोल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर मास 58U। 58U है, तो देखो 58U बेटा किसका होगा, कार्बोनिल कंपाउंड है ना, एक कार्बन का होगा तो बेटा फॉर्मेल्डिहाइड, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होगा। दूसरा बेटा एसिटल्डिहाइड होगा। तीसरा बेटा क्या होगा, प्रोपेनल्डिहाइड। अब जरा मॉलिक्यूलर वेट निकालो, या बेटा एसीटोन हो सकता है क्योंकि ये दोनों फंक्शनल आइसोमर है। यहां देखोगे मॉलिक्यूलर वेट तो बेटा 28-30 हो गया ये, इसमें देखोगे तो बेटा 44 हो जाएगा, इसमें बेटा 58 हो जाएगा, ये 58 है। तो देखो बेटा मॉलिक्यूलर वेट 58 है, तो आपका ये आंसर हो सकता है। ये देखो ये आपका बेटा कार्बोनिल कंपाउंड इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब देखो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन 1, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन 1, देखो ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 2,3, यहाँ पर बेटा CH3, ये H नहीं है, यहाँ पर बेटा CH3, तो देखो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन 1, इसको करोगे तो बेटा पहली बात ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो देखो बेटा ये आपका आंसर नहीं है। अब हेक्सीन 2 लो बेटा, हेक्सीन 2 लो, हेक्सीन 2 लोगे तो बेटा आपका सिमेट्रिकल तो है, सॉरी ये भी बेटा आपका अनसिमेट्रिकल है। देखो एक तरफ बेटा एस्टल्डिहाइड बनेगा, एक तरफ 4 कार्बन का, गलत हो गया। हेक्सीन 3, हेक्सीन 3 अगर आप लोगे तो बेटा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ठीक है ना। इसकी ओजोनोलिसिस करोगे तो देखो बेटा ये आपका प्रोपेनल्डिहाइड, ये बेटा प्रोपेनल्डिहाइड, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट 58, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट 58, तो आंसर बेटा थर्ड। और अगर आप ब्यूटीन 2 की अगर करोगे तो 2 मोल बेटा आपको क्या मिलेगा, एसिटल्डिहाइड, जबकि हम क्या ढूंढ रहे हैं, प्रोपेनल्डिहाइड या एसीटोन, तो आंसर बेटा आपका क्या हो गया, थर्ड। नेक्स्ट आइए बेटा जेल्डाल मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। देखो बेटा जेल्डाल मेथड में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, 1.4 NV/W। व्हाट इज NV, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड यूज्ड टू न्यूट्रलाइज NH3। ठीक, अब देखो बेटा आपको N/V चाहिए ml में, आपको बेटा क्या दिया है, मोलैरिटी, तो इसको बेटा NmV/ml कर लो। बोलो बेटा H2SO4 डाई बेसिक N बराबर 2, मोलैरिटी बेटा 2, वॉल्यूम बेटा कितना 20, 20 दूनी 40 दूनी 80, ये मिली इक्विवेलेंट हो गया। अब यहाँ रख दो बेटा
1.4 इंटू 80 अपॉन 1.5। ये डेसिमल कैंसिल, 80 से थोड़ा कम आ जाएगा बेटा, ये आपका आंसर हो गया 58 का थर्ड। आइए बेटा 59, देखो यहाँ बेटा -1 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ -2, यहाँ 0। हाइड्रोजन परऑक्साइड बेटा एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक, डिसोसिएट होता है वाटर और ऑक्सीजन में। डिसोसिएशन बेटा इसका क्या है, डिसप्रपोर्शनेशन। दोनों केस में बेटा एन फैक्टर क्या होता है, 2। दोनों केस में बेटा इसका इक्विवेलेंट वेट 37 होता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बेटा ऑक्सीडेशन नंबर -1, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है, दोनों में एन फैक्टर 2 होता है, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट का आधा। और जहाँ तक बेटा इस रिएक्शन की बात है, देखो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है जब वो ऑक्सीजन बना रहा, घट रही है जब बेटा वाटर बना रहा। ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन। नेक्स्ट आइए बेटा, व्हेन एक्राइलिक एसिड CH2 डबल बॉन्ड COOH दैट इज एक्राइलिक एसिड, किससे रिड्यूस कर रहे हैं बेटा, LiAlH4। सबको मालूम होगा बेटा LiAlH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है और बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस करता है। तो देखो बेटा ये वाला ग्रुप एज इट इज, और यहाँ पर बेटा क्या आ गया, CH2OH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइल अल्कोहल। तो 60 का आंसर बेटा 4। DIBALH बेटा इसका फुल फॉर्म सबको मालूम होगा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो डाई मतलब 2 होना चाहिए, देखो यहाँ 2 है, तो देखो यहाँ सब में 3 है तो तीनों अलग हो गए। यहाँ देखो 3 कोई मतलब ही नहीं है, देखो यहाँ, ठीक। इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटाइल। देखो ये बेटा आइसोब्यूटाइल है, ये बेटा आपका आइसोब्यूटाइल है, ठीक है ना। तो देखो इसके कारण डाई वर्ड आ गया, इसके कारण बेटा आइसोब्यूटाइल हो गया एल्युमिनियम हाइड्राइड। 61 का आंसर 4, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है बेटा। आइए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बस बेटा इसमें फार्मूला रट लीजिए, शॉर्टकट सीख लीजिए, जिसमें बेटा बाइडेंटेड लिगेंड होता है, कोई सिमेट्री नहीं होती बेटा, यानी जो मिरर इमेज होती है एक दूसरे पर बेटा सुपर इम्पोजिबल नहीं होती, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। 62 का आंसर सेकेंड। आइए बेटा 63, CN- सबको रटा होगा कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर बेटा कितना होता है, 3। CO में भी बॉन्ड ऑर्डर 3, NO में भी बेटा बॉन्ड ऑर्डर 3, ठीक है ना। क्योंकि देखो बेटा यहाँ पर 6, 8 से ये भी 14 है, 8, 6, 14, ये भी बेटा 8, 7, 15 और 1 14। तो देखो बेटा तीनों में बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, और बेटा ये क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। 14 के लिए सबको मालूम होगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। डीजनरेट ऑर्बिटल बेटा सिग्मा 2pz। कितने हो गए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इतने ही से काम चल जाएगा। इसके आगे का अगर लिखोगे तो पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। लेकिन अगर बेटा 14 के आगे जाते हैं तो बेटा ये वाली चीज यहां पर आ जाती है, ठीक है ना। तो इन सब में देखो बेटा यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो बेटा एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2, 4, ठीक है ना। तो 10 - 4 डिवाइड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर 3। 63 का बेटा फर्स्ट। 64, आप सबको मालूम है SO2 बेटा पानी में जाएगा तो क्या बनाएगा, H2SO3 एसिडिक। CO बेटा रट डालो न्यूट्रल होता है, NO बेटा क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक है। सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा क्या होती है, न्यूट्रल। ये बेटा क्या होता है, बेसिक, क्योंकि क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बेस बनाता है बेटा, बेसिक है।
MnO2 बेटा ये पानी में डिजोल्व करोगे HMnO4 बनाएगा एसिडिक, और ये बेटा H2CrO4 बनाएगा, ये क्या होगा एसिडिक। तो देखो बेटा क्या पूछा है, कौन कौन एसिडिक है, ये बेटा एसिडिक, ये बेटा एसिडिक, ये बेटा एसिडिक। आंसर सेकेंड। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन XeO2, ये बेटा आपका XeO2 है, XeO2F2 है, ठीक है ना। तो देखो एक तरह ये डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड होगा, अगर फ्लोरीन इधर देखोगे फ्लोरीन इधर देखोगे, ठीक है भाई। हम सही नहीं, मत केवल इलेक्ट्रॉन गिनना। देखो दो, इसने बेटा अपने जिनॉन ने कितने यूज किए 6, इसके पास लोन पेयर बेटा कितना है 1, इसके पास लोन पेयर बेटा 1 है। यहां देखो XeF4, ये बेटा आपका XeF4 है, इसके पास बेटा 2 लोन पेयर है। XeF6, इसके पास बेटा 1 लोन पेयर, हम केवल लोन पेयर काउंट कर रहे हैं बेटा। इसके पास देखो 1 लोन पेयर है, केवल 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा, तो 8 में बेटा 6 गया, 2 बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। तो आंसर बेटा क्या होगा 1 2 1, 65 का फर्स्ट। ये स्ट्रक्चर कोई सही नहीं है बेटा, जस्ट हमने केवल इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं। जिनॉन डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, जिनॉन डबल बॉन्ड बनाता है। यहाँ देखो जिनॉन 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा, 8 होते हैं बेटा, बचा 2, 1 लोन पेयर। यहाँ देखो बेटा 4 यूज कर रहा, 4 बचे 2 लोन पेयर। 6 यूज कर रहा बेटा, 6 यूज कर रहा है, 6 यूज करेगा तो बचेगा कितना 2, 1 लोन पेयर। फिर बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट +1 HPO3, मेटाफॉस्फोरिक एसिड बेटा HPO3, इसमें निकालोगे +5। हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, इसमें निकालोगे बेटा +1 आएगी। फास्फोरस एसिड H3PO3, इसमें निकालोगे बेटा +3 आएगी। आर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, इसमें बेटा +5 आएगी, ठीक है ना। तो बेटा ये मत सोचिएगा कि ये P ब्लॉक में है। फास्फोरस के ऑक्सी एसिड का फार्मूला और नाम रट डालिए, जिससे कि ऑक्सीडेशन स्टेट के क्वेश्चन आप कर सके। फिर देखो 61, देखो बेटा ये रेट लॉ है। अब बेटा ये क्या कह रहे हैं कि अगर हमने A को एक्सेस में ले लिया, तो सबको मालूम होगा बेटा जिसको आप एक्सेस में लेते हो रेट उस पे डिपेंड करना बंद कर देगा। अब बेटा नया रेट क्या होगा K × B, तो B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बेटा क्या होगा फर्स्ट, ओवरऑल ऑर्डर भी क्या होगा फर्स्ट। आइए बेटा अगला, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप। देखो बेटा क्या क्या दिया, वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन। वेपर की जब भी आप बात आए डाल्टन्स लॉ लगाइए। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल टू बेटा क्या होता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट इनटू बेटा पी टोटल। आपको YA निकालना है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A अपॉन पी टोटल। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A बेटा किससे निकालते हैं, राउल्ट्स लॉ से, PA0 XA अपॉन पी टोटल, इसी को बेटा हम लोग PS बोलते हैं। तो बेटा आपका आंसर 4th। फिर आइए बेटा 69, फैराडे सेकेंड लॉ का क्वेश्चन है। देखो बेटा निकल नाइट्रेट का Ni++ कैथोड पे जाके निकल बना रहा, इसका इक्विवेलेंट वेट 59/2 होगा। सिमिलरली बेटा दूसरा आपका क्या है, क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर +3, 3 इलेक्ट्रॉन लेकर बेटा क्या बनाएगा क्रोमियम, इसका इक्विवेलेंट वेट बेटा 52/3। और याद रखो फैराडे सेकेंड लॉ क्या कहता है, ईच इलेक्ट्रोड पे ग्राम इक्विवेलेंट बेटा सेम, W1/E1 बराबर W2/E2। आइए बेटा W1 बेटा आप निकल को मान लो, निकल का किसका मास दिया है, निकल का 0.3/59/2 इक्वल टू बेटा क्या हो गया W2 52/3। सॉल्व कर लीजिए बेटा आपका आंसर आ जाएगा 69 का बेटा सॉल्व कर लीजिए, आंसर सेकेंड आ जाएगा।
ठीक, देखो बेटा इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर जाएगा, ये पॉइंट ऊपर बेटा 2 हो गए 0.6 अपॉन 59, ऊपर बेटा उस तरफ जाओगे तो बेटा 3W2 अपॉन 52 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो बेटा, आंसर आ जाएगा। अब आइए बेटा 70, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन 0.1 m is 100 ohm. Conductivity of this solution is 1.29. देखो बेटा एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है कंडक्टिविटी। देखो बेटा पहले इन्होंने आपको क्या दिया, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब ये बेटा यूनिट गलत लिखी हुई है, 1.29 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा। तो देखो बेटा ये ओम इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स होगा। तो देखो आप सबने पढ़ा है सेल कांस्टेंट इक्वल टू बेटा के इंटू आर। तो बोलो बेटा के कितना है 1.29, आर बेटा कितना है 100। तो ये बेटा 129 क्या आ गया मीटर इनवर्स। ये बेटा आपका क्या आ गया सेल कांस्टेंट। अब आपने बेटा उस सॉल्यूशन को उठा के फेंक दिया, ठीक है ना। अब आपने बेटा दूसरा सॉल्यूशन भरा, तो बेटा सेल कांस्टेंट क्या रहेगा सेम। तो देखो बेटा आपको क्या निकालना है, नए सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस 1000 के अपॉन मोलैरिटी। ये बेटा के सीजीएस यूनिट में होता है। तो अब नया बेटा के निकालो, सेल कांस्टेंट 129 है मीटर इनवर्स, ठीक, इक्वल टू नया के निकालना है। अब नया आर बेटा कितना है 520। तो के बेटा कितना आ गया 129 अपॉन 520 साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा ये आपका 129 अपॉन 520 ये एसआई यूनिट है, इसको सीजीएस में ले जाओ, साइमन एज इट इज। ये बेटा क्या होगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये बेटा आ गया 129 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 520, ये 520 है बेटा। अब यहां लाके रखो 1000 के बेटा कितना है 129 इंटू 10 की पावर -2, 129 इंटू 1000 इंटू 129 इंटू 10 की पावर -2, देखो के रख दिया बेटा, अपॉन बेटा मोलैरिटी क्या रखोगे 0.02। अब जरा इसको सॉल्व करो, ये बेटा 520 भी नीचे है। अब इसको सॉल्व करो बेटा। अब जरा अगर इसको देखो तो 130 ये 4 लगभग 4 हो गया बेटा। और ये बेटा इसको और इसको देखोगे तो ये कैंसिल हो गया बेटा। ये कितना आ गया 1000 अपॉन 4 नहीं 4 2 8 हो गया, 4 2 8, ये लगभग 125 के आसपास आएगा, ठीक है ना बेटा। ये 125 बेटा क्या आया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आया। आपको बेटा देखो मीटर स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना। तो बेटा अगर आप सीजीएस से एसआई में जाना चाहते हो 10 की पावर -4 का मल्टीप्लाई कर दो, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर से देखिए पहली बात बेटा ये 1.29 साइमन मीटर इनवर्स है, यहाँ यूनिट गलत लिखी थी। तो देखो बेटा पहले हमने
पहले वाले सॉल्यूशन से सेल कांस्टेंट निकाल लिया। सेल कांस्टेंट बेटा किस में आया, एसआई यूनिट में, ठीक है ना। अब उसको उठा के फेंक दिया। एक सेल के लिए सेल कांस्टेंट फिक्स होता है। अब बेटा हमने नया इलेक्ट्रोलाइट भरा, इलेक्ट्रोलाइट चेंज करने पर सेल कांस्टेंट चेंज नहीं होता, सेल कांस्टेंट वही रखा। नए इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाला। ये देखो एसआई यूनिट में है, लेकिन यहाँ पर हमें सीजीएस में रखना है। मीटर बेटा, 1 मीटर बेटा 100 सेंटीमीटर इनवर्स हो गया, ये आया यहाँ रखा बेटा। ये आपका पहले बेटा किस में है, सीजीएस यूनिट में। सीजीएस से एमके से एसआई में जाना है, तो बेटा यहाँ क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, तो बेटा 1/100 का स्क्वायर 10 की पावर 4 नीचे, ऊपर 10 की पावर -4। तो आंसर बेटा इसका फर्स्ट, 70 का फर्स्ट। आइए बेटा 71, फॉर द एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा 12 + 1 होती है। अब देख लो कौन सा फार्मूला सही है। एल के लिए निकालो, एल बराबर बेटा क्या होगा, m-1/2। आंसर सेकेंड। फिर देखो फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन H + = OH - KW, बिल्कुल सही है सभी टेम्परेचर पे। फॉर एन एसिडिक सॉल्यूशन देखो KW का अंडर रूट बेटा कितना होता है, 10 की पावर -है, तो बेटा एसिडिक में H + 10 की पावर -7 से ज़्यादा होता है, OH- कम होता है, सही है। बेसिक में बेटा देखो ये 10 की पावर -7, H + 10 की पावर -7 से कम होता है, OH - 10 की पावर -7 ज़्यादा, ये भी सही है। फिर देखो फॉर ए न्यूट्रल सॉल्यूशन एट ऑल टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो बेटा हम लोग याद करते हो 25 डिग्री सी पर होता है, यही टेम्परेचर बेटा अगर 90 डिग्री सी हो तो H + = OH, वहाँ पर भी न्यूट्रल होगा, 10 की पावर -6 होगा, वहाँ pH = POH बेटा कितना होगा, 6 होगा। pH स्केल कहाँ होगा, 0 to 12, न्यूट्रलिटी कहाँ पर होगी, 6 पर। नेक्स्ट आइए बेटा 73, देखो बेंजीन, नाइट्रेशन करोगे तो बेटा ये क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। रिडक्शन करोगे तो बेटा ये क्या बनेगा, एनिलीन। और एनिलीन का बेटा अगर आप ब्रोमिनेशन करोगे विदाउट प्रोटेक्शन तो यहां भी आ रहेगा, यहां भी आ रहेगा, यहां भी आ रहेगा, ठीक। आर्थो ब्रोमो बनाना, पैरा ब्रोमो तो प्रोटेक्शन करते। अब जरा दूसरे में देखो बेंजीन, यहां बेटा क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। यहां बेटा क्या नाइट्रेशन करोगे तो बेटा यहां बी आर एज इट इज, यहां पर बेटा NO2। रिडक्शन करोगे तो बेटा यहां पर क्या होगा, बी आर, यहां पर बेटा क्या आ जाएगा, NH2। ये भी आपका आंसर नहीं है, आपको मेटा ब्रोमो चाहिए, जबकि ये बेटा पैरा ब्रोमो बना। अब आइए इसमें वाले में, थर्ड वाले में देखो बेटा क्या है, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। देखो ये बेटा बेंजोइक एसिड, ये आपका Br। अब देखो बेटा रिएक्शन किससे करा रहे हैं, SOCl2 से। क्या बनेगा बेटा, एसिड क्लोराइड बन जाएगा, यहाँ बेटा Br एज इट इज। अब देखो बेटा इसकी रिएक्शन NH3 से करा रहे हैं, NH3 से कराओगे तो बेटा यहाँ पर क्या बन, ये Br बेटा एज इट इज, यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा, एमाइड ग्रुप CONH2, Cl की जगह NH2 हो जाएगा। फिर बेटा देखो ये किससे करा रहा है, Br2 / NaOH, हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन, CONH2 का CO हट जाता है बेटा, वहां पर क्या आ जाए, NH2, और ये मेटा पे Br एज इट इज। तो आंसर बेटा थर्ड आपका सही है, ठीक। यहां पर देखोगे तो एनिलीन डाइजोटाइजेशन, ब्रोमोबेंजीन बनेगा बेटा, ठीक है। तो ये भी आपका गलत है, तो 73 का बेटा थर्ड। आइए बेटा 74, एक कंपाउंड C9H10O है, 9 कार्बन है, पक्की बात है बेटा बेंजीन रिंग है उसमें, फॉर्म 2,4-DNP डेरिवेटिव, यानी बेटा इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल कंपाउंड 2,4-DNP डेरिवेटिव के साथ येलो कलर देते हैं, येलो या ऑरेंज। रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, इसका मतलब बेटा एल्डिहाइड कीटोन में क्या एल्डिहाइड है। एक मिनट बेटा,
मेरा पेन गिर गया था भाई। अब देखो ये कह रहे हैं बेटा अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, मतलब बेटा एल्डिहाइड है लेकिन उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ऑक्सीडेशन पर मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पर विग्रस है ना 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है और बाकी जो दूसरा ग्रुप है वो बेटा 1,2 पोजीशन पर होगा। अब देखो बेटा पहली कंडीशन को ये फॉलो कर रहा, देखो कार्बोनिल है, एल्डिहाइड है बेटा, और बेटा ये कैनिजारो भी देगा, लेकिन जब इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो 1,3 मिलेगा। यहाँ पर भी देखो बेटा 1,3 मिलेगा। यहाँ पर देखो बेटा आपका ये कीटोन है, ये बेटा टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा, कैनिजारो नहीं देगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये बेटा देखो एल्डिहाइड है, कार्बोनिल कंपाउंड है, इसीलिए बेटा पहला टेस्ट दे रहा, टॉलेंस एल्डिहाइड है, टॉलेंस दे रहा, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, कैनिजारो देगा। ये भी बेटा किस में ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा COOH, ये भी बेटा क्या बनाएगा COOH। ठीक है, अब आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 75। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज हाईएस्ट, लोअरिंग का मतलब P0 माइनस PS। ये बेटा आपको हाईएस्ट चाहिए, हाईएस्ट बेटा वहां पर होता है जहां I इंटू C क्या होता है लोवेस्ट। यहाँ देखो यूरिया का वांट ऑफ फैक्टर 1.2, ग्लूकोज का वांट ऑफ फैक्टर 0.1, इसका बेटा 2 इंटू 0.1, इसका बेटा 3 इंटू 0.1। तो क्लियरली दिख रहा बेटा I इंटू C सबसे ज़्यादा किसका है, फोर्थ का। तो चौथे वाले ऑप्शन की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाईएस्ट, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाईएस्ट, बॉइलिंग पॉइंट भी बेटा इसका क्या होगा हाईएस्ट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हाईएस्ट, लेकिन इसी का फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर बेटा लोवेस्ट। तो आपके क्वेश्चन का आंसर फोर्थ। तो ये बेटा 51 टू 75 तक बेटा हमने डिस्कस कर दी है। 76 ऑनवर्ड बेटा आपको अकरम सर कराएंगे। आइए अकरम सर। ओके बेटा, हमको इजाजत दीजिए, आगे अकरम सर के साथ कंटिन्यू करिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोग FST 53 जो 19 अप्रैल को आज हुआ है तो उसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी विजय सर ने 75 तक किया है, 76 से 100 तक का हम कर रहे हैं। आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिर इसके आगे से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 को जरा देखिए एक बार। लिखा हुआ है फॉलोइंग ग्राफ शो हाउ T half ऑफ ए रिएक्टेंट चेंजेस विद द इनिशियल रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन A0, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी। देखिए बच्चों, ये जो लिखा हुआ है ये हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का जो रिलेशन होता है वो होता है 1/A0 टू द पावर n-1 होता है। यही ग्राफ होता है, यही इक्वेशन होता है हाफ लाइफ का। तो इसमें बेटा आप ये देखिए ध्यान से, ये 1/A0 है, तो 1/A0 में यहां पे n की वैल्यू जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है तो 1/A0 कैसे आएगा। अगर n की वैल्यू हम लोग 2 रख दें तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A0 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर ऑर्डर 2 हो जाए तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि T हाफ इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट ऊपर या नीचे इंटू A0 लिखेंगे तो ये इसी तरह का ग्राफ आएगा। ये आएगा y इक्वल टू m टाइप्स ऑफ x। यहां पे x की जगह 1/A0 कंसीडर कर लीजिए और y की जगह जो है बेटा T हाफ कंसीडर कर लीजिए। तो आपको ग्राफ कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा। यानी इसका मतलब है कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर की। अगर बेटा ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती तो n की वैल्यू 0 रख देते तो A0 ऊपर हो जाता। यानी अगर n इक्वल टू 0 ले लें, जैसे एक समझाने के लिए बता रहे, 0 ऑर्डर का रिएक्शन होता तो T हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/A0 की पावर -1 होगा, जो कि ये ऊपर चला जाएगा। आप लोगों को सीखने के लिए बता दे रहे हैं, यानी A0 बाई समथिंग हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि ये 1/A0 है तो 0 ऑर्डर के लिए सोच ना लेना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब बात करेंगे तो n इक्वल टू 1 रखेंगे। जैसे n इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहां पे ये कांस्टेंट हो जाएगा, यानी ये हट ही जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने पढ़ा होगा T हाफ इज इक्वल टू 0.693/K होगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर कौन सा आया, आप लोगों ने समझ लिया।
कौन सा ऑर्डर होगा? सेकंड ऑर्डर होगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट बताइए, कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 को देखिए। एक रिएक्शन है हाइपोथेटिकल, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तीनों के लिए दे रखे हैं। तो देखिए बेटा, ये कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए टू डी चाहिए। तो देखिए सिंपल सा है, ए से अगर बी गया है तो इसको हम लोग बेटा के बोल रहे हैं, K1 बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी इसका मतलब है कि K1 इज इक्वल टू बी अपॉन ए। देखिए शॉर्टकट ये है, अगर हम लोग बी से शॉर्टकट भी बात कर रहे हैं, बी से सी अगर हम ले लेंगे तो ये K2 हो जाएगा, इसका K2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? C अपॉन बी। कॉन्सेंट्रेशन है वो ब्रैकेट मैंने नहीं लिखा है। C से D अगर जाएंगे तो आप लोग बताइएगा K3, ये इक्विलिब्रियम का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये D अपॉन C आएगा, D अपॉन C आएगा। तो बच्चों अगर हमें A से D के बारे में बात करना होगा तो ये K इज इक्वल टू D अपॉन A मिलेगा। तो D अपॉन A अगर हमें चाहिए तो कंजिक्यूटिव अगर रिएक्शन है तो बस आप इसको सम कर दीजिए, इसको सम करेंगे तो ये A जो है B कट जाएगा, C कट जाएगा, यानी ये A से D आ जाएगा ऑलरेडी, जो कि यही हमारी डिमांड है। तो अगर इसका सम करेंगे तो इसका जो K होगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी K इज इक्वल टू K1 K2 K3 अगर कर लेंगे तो आपको सीधे सीधे इसका ग्राफ मिल जाएगा। समझ गए बात, कोई दिक्कत? यानी ऐसे में अगर रिएक्शन कंजुगेटिव है तो इनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं आप सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको जो रिजल्टिंग इक्विलिब्रियम है उसका आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो K1 की वैल्यू क्या है? 2, तो यानी इसका मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि K1 इज इक्वल टू 2, तो यानी 2 हो गया, और K2 की वैल्यू कितनी है? 4 हो गया, और K3 की वैल्यू कितनी हो गई? 3, तो यानी 2 4 इज 8, 8 3 इज 24, यानी आंसर क्या हो जाएगा? K3। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर मोर देन वन इक्विलिब्रियम रिएक्शंस दिए हुए हैं और उन्हीं से सम करके या सब्सट्रैक्ट करके एक रिजल्टिंग इक्विलिब्रियम का, ठीक है, के इक्विलिब्रियम चाहिए, तो आपको क्या करना है कि अगर ये सम करने से ये इक्विलिब्रियम जो डिमांडिंग वाली आ रही है तो इनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अगर डिफरेंस करने से आ रहा है तो डिवाइड कर लीजिएगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने एफएसटी के क्वेश्चन देते देते आपको रट गए होंगे कि पी पाई डी पाई कैसे समझते हैं। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कैसे समझते हैं, बहुत सिंपल सा है कि कैसे इसमें हमें समझना है कि पी पाई डी पाई होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। ठीक है ना, देखिए सब लोग ध्यान से देखिएगा, ये बेटा सेकंड पीरियड का है, ये भी सेकंड ही पीरियड का सराउंडिंग है, तो इसमें डी तो ऑर्बिटल कहीं होगा ही नहीं, तो इसमें पी पाई डी पाई नहीं होगा। यानी यहां पे पाई बॉन्ड अगर होगा तो पी पाई और पी पाई टाइप का होगा। तो आप ये एकदम सोच ही लो कि ये वाला तो गलत ही हो गया, यानी ये नहीं है। अब देखिए बोरॉन का ट्राईऑक्साइड BO3 माइनस ऐसे ही लिखोगे, BO3 माइनस, इसमें पाई बॉन्ड है ही नहीं। अगर होता भी, अगर मान लो इन केस, पहली बात तो पाई बॉन्ड नहीं है, अगर होता भी तो ये भी और ये भी दोनों सेकंड पीरियड के हैं, तो इसमें पी पाई ही होता। फिलहाल तो इसमें है नहीं, तो ये भी आपका आंसर गया। कार्बोनेट का अगर आप देखोगे तो कार्बोनेट का ऑक्सीडेशन बेटा ऐसे लिखोगे, ठीक है ना। यहां पे भी देखिए ये सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का है, तो बेटा यहां पे अगर पाई बॉन्ड कभी भी बनेगा तो पी पाई ही बनेगा। अब बचा आपके पास लास्ट वाला, ये थर्ड वाला हम यहां लिख दे रहे हैं। आप लोग देखिएगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड का अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, SO3 2- का। तो बेटा जी ध्यान से देखिएगा, यहां पे ये सल्फर थर्ड पीरियड का, तो यहां डी ऑर्बिटल हो सकता है, ठीक है ना। तो जब यहां डी ऑर्बिटल हो जाएगा तो इसका मतलब यहीं पे क्या आएगा? पी पाई और डी पाई आएगा, पी पाई और डी पाई बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना। समझ गए बात? तो ये आप ध्यान रखिएगा, तो आपका आंसर कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है ना। कोई दिक्कत बताइएगा, थर्ड ऑप्शन होगा। क्लियर बात? आगे आ जाइए। ठीक, नेक्स्ट, एसीटानिलाइड ऑन नाइट्रेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस मेनली गिव्स। देखिए एसीटानिलाइड कौन होते हैं? ठीक है, एसीटानिलाइड वो होते हैं
जब एनिलीन को एसिटाइलेशन करवाते हैं तब, यानी इसका मतलब NH2 को अगर हम लोग CH3 C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O CH3 ले लिया मैंने, अगर इसका एसिटाइलेशन करवाएंगे तो ये बन जाएगा NH C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है एसीटानिलाइड, एसीटानिलाइड नाम हो जाएगा। ये बेटा पुअरली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, पुअर एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप से पुअर एक्टिवेटिंग ग्रुप में चेंज हो गया, ठीक। और दूसरी बात ये बल्की ग्रुप भी है। अब इसका अगर हम लोग नाइट्रेशन कराएंगे जैसे ये क्वेश्चन में कह रहा है, तो नाइट्रेशन कराओगे, नाइट्रेशन का मतलब होता है यहां पे HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन कराना। HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो यहां पे NO2 प्लस देगा। तो इसका जब कराओगे तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है इसीलिए ये पैरा पे लाएगा नाइट्रेशन ग्रुप। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, अब इसमें NH C डबल बॉन्ड O CH3। बेसिकली अगर एनिलीन में पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लाना होता है तो हम लोगों को यही मेथड करना ही पड़ता है। पहले इसको एनिलीन को एसिटानिलाइड कर देंगे जो कि बल्की ग्रुप में आ गया और पुअरली एक्टिवेटिंग ग्रुप में आ गया। उसके बाद जब इसका नाइट्रेशन करवाओगे आप तो पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। तो जब नाइट्रेशन कराओगे तो ये NO2 आ जाएगा। तो अब चूंकि ये इसको फिर हाइड्रोलिसिस अगर कराओगे, हाइड्रोलिसिस, तो यही एसिटानिलाइड का ये वाला जो पार्ट होता है फिर से अमोनिया में चेंज हो जाएगा। अब फिर से अमोनिया में चेंज हो जाएगा और ये पैरा नाइट्रो एनिलीन बन जाएगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन बन जाएगा। तो अब बताइए पैरा नाइट्रो एनिलीन कहां बनाया हुआ है, ये है। तो अब आप आंसर पढ़िए, एसिटानिलाइड का जब नाइट्रेशन कराएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक, नाइट्रेशन कराने के बाद। अब उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पैरा वाला पोजीशन बन जाएगा, ठीक है ना, क्लियर बात। तो इसीलिए कहा जाता है कि एनिलीन से पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाना होता है, पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना होता है। तो पहले एसिटाइलेशन करवाइए, फिर उसके बाद नाइट्रेशन करिए, फिर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, प्रोपाइल बेंजीन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट गिव। प्रोपाइल बेंजीन देखिए बेटा, प्रोपाइल बेंजीन क्या होगा, सब लोग देखिएगा। अगर हम लोग बेंजीन में CH2 CH2 CH3 लिख दें तो प्रोपाइल बेंजीन, ठीक। बेटा इसमें ध्यान रखना कि ये वाला जो ग्रुप है इसको हम लोग बेंजाइल कार्बन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, बेंजाइल कार्बन, बेंजाइल कार्बन। अब इसका ब्रोमिनेशन करवाओगे तो ब्रोमिनेशन में Br2 प्लस HNu लोगे तो ये बेटा एलिफैटिक कार्बन पे ही अटैक करेगा। तो एलिफैटिक कार्बन पे वहां अटैक करेगा जो हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन देगा, हाईली स्टेबल, यहां पे सॉरी, हाईली स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल देगा, कार्बोकैटायन नहीं, हाईली स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल देगा। तो बच्चों यहां से अगर हाइड्रोजन हट जाएगा, यहां पे फ्री रेडिकल बन जाएगा तो इसका नाम बन जाएगा बेंजाइल फ्री रेडिकल, बेंजाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। और ये बन जाएगा तो ये ब्रोमीन कहां जुड़ेगा, आप लोग समझ रहे हैं, CH के साथ यहां पे ब्रोमीन, और ये CH2 और ये CH3, ठीक है ना, बात समझिएगा मेरी। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये था कि जब आप ब्रोमिनेशन करवाएंगे फ्री रेडिकल का तो इन तीनों कार्बन में से कौन से कार्बन पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट होगा, तो बेटा उसी कार्बन पे सब्स्टिट्यूट होगा जिसका रिएक्शन इंटरमीडिएट मोस्ट स्टेबल होगा, जो कि बेंजाइल है। आगे आ जाइए, कौन सा आंसर होगा फिर, फोर्थ होगा, समझ के बाद। नेक्स्ट आ जाइए 81 पे देखिए जरा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सोचना है। भाई आप लोग ध्यान से देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड है, बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। ये पहला नंबर है COOH है, ठीक है, बेंजोइक एसिड है। फिर ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, C ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड है। फिर उसके बाद पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड है, पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड ये है, ये NO2। उसके बाद मेटानाइट्रोबेंजोइक एसिड है, मेटानाइट्रोबेंजोइक एसिड है, कहां गया है मेटानाइट्रोबेंजोइक एसिड, COOH और यहां पे NO2। तो मैं आपको प्यारे प्यारे बच्चों बता दें, यहां पे आर्थो इफेक्ट आएगा
ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये होगा, यानी सेकंड वाला। यानी सेकंड वाला कहां है सबसे ज्यादा, वो देख लीजिए। सेकंड के बाद फिर किसकी बारी आएगी? आप देखो ये पैरा वाला आएगा। पैरा वाला क्यों? क्योंकि यहां पे जो है हम लोग उसके बाद लेंगे। पैरा वाला थर्ड है। थर्ड कहां है? ये देखो थर्ड वाला है। थर्ड आ गया। थर्ड के बाद अब आप बताइए, ये दोनों हो गया। अब इनमें में कंपेयर करोगे तो ये माइनस आई पावर है, तो माइनस आई पावर बेंजोइक एसिड को मोर एसिडिक बनाएगा। इसके बाद फिर किसकी बारी आएगी? फोर्थ वाली आएगी। फोर्थ के बाद फिर लास्ट में कौन आएगा? फर्स्ट आएगा। देख लीजिए आंसर। यानी इसका मतलब बेंजोइक एसिड में ऑर्थो ग्रुप पे NO2 को लग जाने के कारण इसका जो एसिडिक नेचर है सबसे ज्यादा होगा। ठीक है ना? इसे हम लोग ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं। ठीक है ना? तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए कौन सा होगा सबसे ज्यादा? ऑर्थो वाला होगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो यानी इसका मतलब कौन सा हो गया? फोर्थ वाला हो गया, थर्ड वाला हो गया। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, टू आइसोमर्स गिवन हियर। तो क्या कह रहे हैं कि इनैंशियोमर है कि डायस्टीरियोमर है कि मॉलिक्यूलर मास, सेम मॉलिक्यूलर मास है कि पोजिशनल आइसोमर है? तो प्यारे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से देखिएगा, ये दोनों फिशर प्रोजेक्शन लिखे हुए हैं। तो आप लोग देख लो, अगर क्या ये आइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? तो अगर ये मिरर इमेज होगा तो ये इनैंशियोमर हो जाएगा, इनैंशियोमर होगा। ठीक है, अगर ये मिरर इमेज नहीं होंगे और आइसोमर हैं तब ये बेटा डायस्टीरियोमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर्स आर द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम कॉन्फ़िगरेशन बट different configuration. They are not mirror image to each other. मतलब जैसे अगर मैं इनके बात करूं तो OH राइट हैंड साइड में, तो OH यहां देखो लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए था। तो ये बताओ मिरर इमेज नहीं है, तो ये डायस्टीरियोमर हो जाएगा। डायस्टीरियोमर हो जाएगा, स्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर्स आर ऑप्टिकल आइसोमर। फिर से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, डायस्टीरियोमर्स आर ऑप्टिकल आइसोमर दैट आर ऑप्टिकल, या कह लीजिए या स्टीरियोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर। डायस्टीरियोमर्स आर स्टीरियोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर। एक एग्जांपल और आप लोगों को यहां दिखा दें ताकि आपका डाउट दूर हो जाए। यहां पे CH3HH लिखा हुआ है और ये देख लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड C CH3। तो ये बेटा दोनों ऑप्टिकल आइसोमर तो नहीं है लेकिन स्टीरियो आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, और ये दोनों मिरर इमेज भी नहीं है, तो ये दोनों आपस में डायस्टीरियोमर भी कहे जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो यानी इसका मतलब कौन सा आंसर होगा? सेकंड वाला। नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा है एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव अल्केन हैव लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास। बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा कि कह रहा है सबसे छोटा अल्केन वो कौन सा होगा जो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसके लिए कंडीशन है कि उसमें एक कायरल कार्बन हो और उससे चारों ग्रुप क्या होने चाहिए जो लगे हुए होते हैं, चारों एटम या ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर हो जाएगा। यानी इसका मतलब कार्बन के साथ ये लग जाए, CH3 लग जाए, CH2 CH3 लग जाए, ठीक है ना बेटा, और यहां पे CH2 CH3 लग जाए। तो ध्यान से देखो, ये वाला कायरल कार्बन है, इससे छोटा अल्केन नहीं बन सकता, इससे छोटा अल्केन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। ठीक है ना? तो इसका क्या नाम हो गया? 3 मिथाइल। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 पेंटेन। एक मिनट, यहां पे 3 कार्बन का बनाना है ना बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो भाई, यहां पे 2 कार्बन का, यहां पे 3 कार्बन का, यहां 1 कार्बन का, यहां हाइड्रोजन मैंने ले लिया, तो चारों ग्रुप अलग हो गए। इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल, और क्या नाम हो जाएगा? हेक्सेन। बेटा समझ गए सब लोग? कोई दिक्कत बताइएगा? 3 मिथाइल हेक्सेन, ये क्या हो गया? सबसे लोएस्ट हाइड्रोकार्बन है। वैसे है ना, इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है? अच्छा, अगला वाला देखिए, 84 ग्लूकोज लिखा हुआ है, ग्लूकोज। ठीक,
कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, ठीक है ना। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। इसको बेटा जाइमेज ले लो या फिर ईस्ट ले लो, ईस्ट में ही तो जाइमेज होता है, ठीक, या फिर जाइमेज लिख दिया जाए, दोनों ही बात है, जाइमेज लिख देते हैं। तो ये बेटा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है C2H5OH, इसको फर्मेंटेशन भी कह देते हैं, और 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो यानी आपका आंसर क्या होगा, जाइमेज होगा, ठीक है ना। सब लोग समझ रहे हैं, कोई दिक्कत? भाई देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, इसको देखते रहिएगा। अच्छा भाई सब लोग ध्यान से देखिए, साइज ऑफ एटम एंड आयन का ऑर्डर सोचना है। तो देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन 2- का देखिए, फ्लोरीन माइनस का देखिए। तो ऑक्सीजन 2- में ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए सबसे बड़ा साइज होगा, क्योंकि मैंने बताया है, या फिर सभी टीचर्स यही बताते हैं कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो, उस पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी साइज उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो ऑक्सीजन और फ्लोराइड में फ्लोराइड आयन से बड़ा ऑक्साइड आयन होगा। अब आपके पास एक और बात आई, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में बड़ा कौन होगा। तो आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज को छोटा बताते हैं ना, तो उसके बाद फिर किसकी बारी आएगी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के बाद सबसे छोटी किसकी आएगी, फ्लोरीन की साइज होगी। यानी आंसर कौन सा होगा, देख लीजिए ध्यान से, यानी आपका आंसर 4 होगा। ध्यान से देख लीजिए बेटा, ठीक है ना। पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंपेयर करेंगे उन दोनों में, उसके बाद आप लोग इसको देख लीजिए, हर तरीके से सही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए बेटा। अब फिर से देखिए, ये कह रहा कि इसमें और इसमें किस तरह का आइसोमर होगा। ध्यान से देखिए, बताइएगा आप लोग, सब लोग बताइएगा। अच्छा ये बताइए, इसमें आयन क्या अलग अलग देगा जब आयनाइजेशन करेगा, तो CrH2O6 हो गया और क्लोरीन 3 है, तो जब इसको आयनाइज कराओगे तो CrH2O6 रहेगा, ये 3+ और 3Cl-, और जब इसको आयनाइज कराओगे दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स को तो CrH2O5 आएगा और Cl, और ये Cl2 और H2O लिखा हुआ है ना, तो ये भी आयनाइज होगा, तो CrH2O5 आएगा, थोड़ा जगह बना दे, CrH2O5 आएगा और Cl आएगा और Cl2 लिखा हुआ है H2O, तो जब ये आयनाइज होगा तो CrH2O5 आएगा, Cl, और उसके बाद 2+ आएगा और 2Cl-। तो मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं कि जब कोई कॉम्प्लेक्स आयनाइज होगा तो सेम टाइप ऑफ अगर आयन देगा तो वो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज में नहीं होगा, ठीक। अब ध्यान से दूसरा देखो, लिंकेज आइसोमर तभी होता है जब एम्बिडेंटेट लिगेंड होता है, जैसे NO2 और ONO हो जाए, ONO, ये बेटा एम्बिडेंटेट, ये लिंकेज आइसोमेरिज में शो करते हैं। जैसे हम लोग CN- और NC- होता है, इस तरह से करते हैं। तो यानी इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा कौन, हाइड्रेट आइसोमर। क्यों, क्योंकि हाइड्रेट में वाटर मॉलिक्यूल यहां 6 हैं अंदर कॉम्प्लेक्स में, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, 5 है, तो इसलिए इसमें जो है वाटर मॉलिक्यूल के कॉम्प्लेक्स में अंदर और बाहर नंबर डिफरेंट हैं, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज में, ठीक है ना। हाइड्रेट आइसोमेरिज में जब भी कभी आएगा तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड दोनों कॉम्प्लेक्स में अलग अलग आएगा, जैसे यहां पे 6 है, यहां पे कितने हैं, 5 है, तो आपका आंसर ये आया। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए दोनों ही स्फीयर कॉम्प्लेक्स वाले होने चाहिए, इसलिए ये वाला गलत है। अगला आ जाइए 87, ठीक है ना, सब लोग बताते रहिएगा, कोई दिक्कत। एक मास है 10 मिलीग्राम का, ठीक, वो 100 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए, ठीक है ना। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बराबर H/mv होता है बेटा। H की वैल्यू रखिए MKS सिस्टम में, MKS सिस्टम में 6.6 इंटू 10⁻34, मास जो है किलोग्राम में रखेंगे तो 10 मिलीग्राम है ना, तो इसको 10⁻³ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलोग्राम ग्राम में आ जाएगा, और 10⁻³ से और मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोग्राम में आ जाएगा। और वेलोसिटी अगर है तो इसमें देखो 100, तो ये आपका लैम्डा आ जाएगा मीटर में। तो देखिए बेटा इसको कैंसिल कर दें, 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और ये
आपका 10 की पावर माइनस, ये ध्यान से देखिएगा, ये इतना कैंसिल हो जाएगा, ये 1000 होगा, ये 10 पावर माइनस 3 हो जाएगा, तो ये 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो 31 आ जाएगा, यानी 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 31 हो जाएगा। तो देखिएगा यहां 31 कहां लिखा हुआ है, 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 31। तो आपको बता दूं डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला आपको पता रहना चाहिए था। दूसरा इसमें यूनिट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड प्लैंक कांस्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए था, तब आ जाता। नेक्स्ट आइए, मिक्सचर ऑफ गैस दैट कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इन द रेशियो ऑफ 1:4 बाय वेट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर। मैं बता दूं पार्शियल प्रेशर बराबर हम लोग लिखते हैं मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल, पी टोटल। फिलहाल हाइड्रोजन यहां लिखते हैं, ऑक्सीजन लिखते हैं O2। यहां पे बाई मास कितना है 1 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना 4 ग्राम, ये मास हो गया। बेटा मोल क्या होगा, देखिए बड़ा आसान है, 1/2 होगा, इसका क्या होगा 4/32 होगा, यानी इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/8 होगा, मोल आ गया। अब मोल फ्रैक्शन कितना होगा, मोल फ्रैक्शन का रेशियो H2 का निकाल रहा हूं मैं, ठीक, ओके। तो इसका क्या होगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/8, सब लोगों को समझ में आया मोल फ्रैक्शन, यानी इसका मतलब क्या निकलेगा 1/2 डिवाइडेड बाई क्या होगा 5/8, 5/8। जब इसको बेटा सॉल्व करोगे तो 8/, ठीक है, यानी 8/5 इंटू 1/2 आएगा, जो आप सॉल्व करोगे 4/5 आएगा। ऐसे इसका जब करेंगे तो 1/8 ठीक है ना 5/8 आएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/8 इंटू, ठीक, 8/5 आएगा, जो कि 1/5 आएगा। अब देखिए मोल फ्रैक्शन आ गया, तो पार्शियल प्रेशर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ये आएगा 4/5 इंटू पी टोटल, ठीक। इसका जो पार्शियल प्रेशर आएगा, मोल फ्रैक्शन कितना दिया 1/5 इंटू पी टोटल। पी टोटल दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो पी टोटल हटा दीजिए, ये देखिए, और यहां पे नीचे 5 भी कॉमन है, तो आंसर क्या निकला 4 रेशियो कितना आया 1, यानी इसका जो पार्शियल प्रेशर का जो रेशियो आया 4:1 आया। ध्यान से देख लो, ये आपका कैलकुलेशन थोड़ा था, अगर आप जल्दी कर सकते हो जल्दी कर लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही करना पड़ेगा। मास दिया है, इसको मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर मोल फ्रैक्शन में कर लीजिए। तो मोल फ्रैक्शन जब निकालेंगे तो 1/2 बाई टोटल, इसका जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/8 बाई टोटल। तो मैंने सॉल्व करके दिखाया, तो आपने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अब पार्शियल प्रेशर का जब निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल, इसका भी मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल। तो देखिए दोनों में कॉमन है तो ये काट दीजिए पीटी, और 5 भी कॉमन है तो ये भी हटा दीजिए, 4:1 आ जाएगा अपने आप। आगे आ जाए, समझ में आ गया आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, ये कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से बेटा, क्वेश्चन नंबर E1 E2 E3, ये जो दिया हुआ है 89 में, ये EMF दिया हुआ है, ठीक है। वो कह रहा है कि ये ट्रू कौन सा होगा, यानी E1 E2 E3 का ऑर्डर बताना है। तो आप लोग बताइएगा, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ, क्या लिखोगे, हर एक सेल में एक जैसा है, बस कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड बाय लेफ्ट हैंड साइड होता है। आप जब इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो ये जिंक से जिंक 2 प्लस जा रहा है ना, ठीक है, तो यहां पे आएगा जिंक 2 प्लस राइट हैंड साइड में, और दूसरा कॉपर आएगा, कॉपर को हटा दो मेटल के टर्म्स में, और नीचे आएगा कॉपर 2 प्लस। ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसका और इसका और इसका तीनों का जब निकालेंगे तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। जिंक 2 प्लस बटे कॉपर 2 प्लस आएगा, ठीक है ना। एनोडिक बटे कैथोडिक होता है, ये एनोडिक है और ये कैथोडिक है, अगर आपने ये समझ लिया। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि E की वैल्यू उसी की ज्यादा होगी जिसकी वैल्यू ये कम होगी, या फिर आप सीधे सीधे कह लो कि इसकी वैल्यू अगर ज्यादा होती जाएगी तो E0 में से ज्यादा घटेगी, यानी वैल्यू कम हो जाएगी। यानी ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी E वैल्यू उतनी ही कम होगी, उल्टी लिखी हुई है। अब इसमें आप सोचो, ये जो रेशियो लिखा हुआ है, ये जो जिंक प्लस
बटे कॉपर 2 प्लस का, यहां लिखता हूं मैं। जिंक प्लस का कितना लिखा हुआ है 1 और कॉपर प्लस का कितना लिखा हुआ है 0.1, कितना आया 10। इस केस में बात करो, जिंक प्लस का कितना लिखा हुआ 1 और कॉपर प्लस का 1, तो यानी 1 आया। इस केस के लिए लिखो, देखा यहां पे 0.1 है बाई 1 है, तो यानी ये कितना हो गया 1/10। तो ये बेटा जितना ज्यादा होगा तो ये वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी, तो माइनस होकर के उतनी ही कम बच जाएगी। यानी ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी जो ई होगी उतनी ही कम होगी, तो यानी E1 सबसे कम होगी, यानी E1 इज लेस देन। अब देखिए ये 1 और 1/10 में 1 ज्यादा है, फिर E2 आएगा, E2 और उसके बाद सबसे कम इसकी है, तो यानी इसी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा E3 हो जाएगा। यानी ऑर्डर क्या आएगा, अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखोगे ये, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, E3 इज ग्रेटर देन E2 और E2 इज ग्रेटर देन E1, यानी कौन सा आंसर होगा, सेकंड वाला। बोलिए कोई दिक्कत हो, कमेंट करके बताते रहिए, कोई दिक्कत हो, ठीक है। चले आगे, समझ में आ गया। इसमें ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी वैल्यू ई की उतनी ही कम होगी, तो ऑर्डर आपने निकाल लिया। तो कंसंट्रेशन यही है चेंज, ये तो सब में कॉमन रहेगा ना। इसमें n की वैल्यू 2 है, आप देखो जरा n की वैल्यू 2 है, ध्यान से देखो। तो नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द गिवन प्रोसेस। देखो बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब बात करते हो तो डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W की बात करते हैं, ठीक। तो आपको आइसोथर्मल के लिए बात करेंगे, तो आइसोथर्मल का मतलब डेल्टा T इक्वल टू 0, ठीक है ना। डेल्टा T इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि डेल्टा T अगर 0 रहेगा तो डेल्टा E भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर बात। और डेल्टा E अगर 0 हो जाएगा तो यहां 0 कर दोगे, तो यानी इसका मतलब Q बराबर क्या होगा, -W आएगा कि नहीं आएगा, बोलो सही है कि नहीं, ठीक है। एक तो ये सही लिखा हुआ है। अगर साइक्लिक प्रोसेस होगा तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि डेल्टा E की वैल्यू 0 होती है। डेल्टा E की वैल्यू 0 होगी तो यहां भी क्या होगा, Q बराबर -W होगा, इसकी वैल्यू रख दोगे, यानी ये भी करेक्ट है। बात समझे। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है, डेल्टा V की वैल्यू 0, ठीक है ना। डेल्टा V की वैल्यू 0, तो इसका मतलब P डेल्टा V क्या हो जाएगा, P डेल्टा V क्या हो जाएगा 0, क्योंकि W की वैल्यू P डेल्टा V होता है ना, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, डेल्टा E बराबर Q, तो यानी डेल्टा E इज इक्वल टू Q आ जाएगा, ठीक। ये भी सही है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है ना। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में Q बराबर क्या हो जाता है 0, यानी डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W लिखेंगे, तो Q बराबर 0 हो जाएगा, तो डेल्टा E बराबर क्या है, W आ जाएगा, तो डेल्टा E बराबर W आएगा, जबकि डेल्टा E बराबर -W लिखा है, जो कि ये गलत है। यानी आपको इसी में बस इतना ही सोचना था, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जब आप लोग तीनों में लगाओगे तो ऐसे ही आएगा, एडियाबेटिक में यहाँ पे डेल्टा E इज इक्वल टू W आ जाएगा, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक। यानी वर्क डन के एक्सपेंस में इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा। आगे बताइएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। अगर पॉजिटिव डेविएशन होना है तो इसका मतलब यह हुआ है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले थी सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में, जैसे आपने डाला है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई, ठीक। यानी एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग खूब करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता था, उसके बाद जुड़ने के बाद उससे कोई नया बॉन्ड बना लिया। देखिए ध्यान से देखिए, हम एक एक करके बताते चल रहे हैं। बेंजीन और टॉल्यून दोनों नॉन पोलर हैं। अगर दोनों नॉन पोलर है तो इसमें किसी भी तरीके का बॉन्ड नहीं बनेगा, तो यानी इसका मतलब ये आइडियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, एसीटोन में बेटा डाइपोल आ जाता है, डाइपोल आने से यानी डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस आ जाएगा। क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन होता है हाईली एसिडिक होने की वजह से यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई दोनों मॉलिक्यूल में, तो ये बेटा नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा, यानी ये नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। बात समझे। अब इसको देखो, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी बहुत ज्यादा,
उसके बाद ये वाटर ऐड कर दिया था, उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गई, टूट गई। हालांकि दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई होगी, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। यानी ये क्या हो जाएगा, टूटी, तो इसको हम लोग पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे, डेविएशन कहेंगे इसको, पॉजिटिव डेविएशन। तो यानी आपका कौन सा आंसर आएगा पॉजिटिव डेविएशन के लिए, थर्ड वाला। ये वाला बेटा नेगेटिव डेविएशन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन का। ठीक है, नाइट्रिक एसिड को जैसे डालोगे तो आयनाइज हो जाएगा और उसमें स्ट्रॉन्गर फोर्स लग जाएगा, और इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। तो यानी आपको कौन सा, पहला वाला आइडियल, दूसरा वाला नेगेटिव, तीसरा वाला पॉजिटिव, चौथा वाला नेगेटिव। ठीक है ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आ जाइए 92, नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद ब्रोमीन एंड गिव नाइट्रोसिल ब्रोमाइड एज पर द रिएक्शन। ठीक है, कह रहा व्हेन 0.087 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड and 0.437 mole of bromine mix in a closed container at constant temperature, 0.518 mole of NOBr is obtained at equilibrium। कह रहा कैलकुलेट इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो बेटा बहुत आसान सवाल है, बस ये बड़ा लिखा हुआ है, आप जरा ध्यान से देखिएगा। जब हम 2NO लिखते हैं और Br2 लिखते हैं और ये 2NOBr लिख देते हैं, ध्यान से सुनना। तो शुरुआत में इसने कितना लिया था, 0.0437। ठीक, नहीं, शुरुआत में 0.087 लिखा था, 0.087 लिखा था, और इसका कितना लिखा था, 0.0437 लिखा था ब्रोमीन का। ठीक, अब ये 0.00 था। अब इक्विलिब्रियम पे ये क्या होगा, 0.087 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा इक्विलिब्रियम पे, T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे। और ये इक्विलिब्रियम पे कितना होगा, 0.0437 माइनस एक्स बाई 2 होगा। ये आप जानते हैं क्योंकि इनके और इनके स्टाइकियोमेट्री में 1/2 का डिफरेंस है, यानी ये 2 है, ये 1 है, तो ये 1, और ये कितना बनेगा बेटा, x बन जाएगा। अब देखो इसने ये कहा कि इक्विलिब्रियम पे 0.05118 मोल ऑफ द NOBr इज फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम, जो कि इक्विलिब्रियम पे x है, यानी x यही कितना है, 0.0518। x की वैल्यू आ गई। अगर x की वैल्यू आ गई है तो इक्विलिब्रियम पे NO की वैल्यू निकालना होगा, तो यही वैल्यू में पुट कर दीजिए, आपको NO की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। यानी कितना आएगी, 0.087 में से 0.0518 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 0.0352 आ जाएगा इक्विलिब्रियम पे। आपको घबराना नहीं था, आपको यहां का अगर इक्विलिब्रियम पता करना था तो बस आप x/2 कर लेते, इक्विलिब्रियम पे आ जाता। ठीक है ना, समझ में आया मेरी बात। तो क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा कैलकुलेटिव लग सकता था आपको। ठीक है, आगे चलिए। pK value of weak acid is HA, weak acid HA is 4.80 and pKb of the weak base is this one। तो pH of aqueous solution of the corresponding salt, देखिए ये है salt of weak acid and weak base, ये लिखा हुआ है। तो जब weak acid और weak base का salt होता है तो जब pH उसका निकालते हैं तो वो 7 + 1/2, ठीक, pKa माइनस pKb होता है। आपको याद होगा इस तरह का फार्मूला जब हम लोगों ने पढ़ा था, वीक एसिड का और वीक बेसिस के साथ मिलाकर के जब साल्ट बनता था तो इसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद जब इसका pH निकालते थे, ये निकालते थे। तो pH देखिए, अच्छा आप ऐसे भी समझ लीजिएगा कि यहाँ पे pKb की वैल्यू कम है, तो pKb की वैल्यू pKa से कम है, तो pKb जितना कम होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो यानी ओवरऑल इसमें जो है ये सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, तो आप देखो ये चेक भी करोगे तो आएगा 7 प्लस, फिलहाल ये फार्मूला पे बेस था, pKa कितना है 4.80, pKb कितना है 3.80। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 7 + 1/2 आएगा, यानी कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। तो pH आ गया। अब pH बताओ 7 से ज्यादा है कि नहीं है, तो यानी सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक। तो यानी इसका मतलब ये आप ध्यान रखना
कि जिसका pKb कम होगा pKa से, वो बेसिक होगा। अब कितना बेसिक होगा निकालना होगा, आ जाएगा। तो यानी आंसर विल बी दिस वन। नेक्स्ट आ जाइए। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिली मिस्टेक होने का डर था, इस क्वेश्चन में आप करोगे तो थोड़ा सिली मिस्टेक होने से बचना। ये कह रहा है कि आयरन 2+ से आयरन 3+ में जब कन्वर्ट करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर चाहिए। तो देखिए आयरन का कितना होता है, 26 होता है, ठीक है। तो आयरन का 26 होता है तो 4s2 3d7 होता है। जब ये आयरन 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये 4s0 और 3d आयरन का 26 होता है, 3d6 लिखेंगे तो 3d6 आएगा। तो 3d6 कैसे बनाएंगे बेटा, 1 2 3 4, यहां पे 3d6 में आप इलेक्ट्रॉन भरो 1 2 3 4 5 और 6th इलेक्ट्रॉन कौन है, वो ये वाला है जो रेड वाला है। जब आयरन 3+ में कन्वर्ट करोगे बेटा, ये आयरन 3+ में जब जाएगा तो अब ये 4s0 3d5 हो जाएगा। तो यानी कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा है, रेड वाला। तो इसका जो m की वैल्यू आएगी -2 -1 0 +1 +2 आएगी, या तो इसके उल्टा लिख दो, +2 से शुरू करो। तो अब आप इस केस को देखो ध्यान से कि यही तो इलेक्ट्रॉन निकला है, इसी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। भाई Fe2+ से Fe3+ को कन्वर्ट करने में ये इलेक्ट्रॉन निकालोगे। अब इसका n की वैल्यू कितनी है, 3। अब l की वैल्यू कितनी है, d के लिए बताओ। l बराबर जैसे s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है। अब 2 हो गया, m की वैल्यू कितनी होगी, -2। -2 के s की वैल्यू होगा +1/2 या -1/2, कोई भी लिख दीजिए, प्लस या माइनस कोई भी 1/2 लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यानी आंसर n = 3, l = 2, m = -2, s = -1/2। देखिए इसके अलावा और कोई मैच नहीं करेगा। आई होप समझ आया। कोई दिक्कत। नेक्स्ट आ जाइए। ये कह रहा है कि 10 ml of n/2 HCl, 50 ml of n/10 H2SO4, 100 ml of n/5 HNO3 मिक्स कर दिया गया। नॉर्मेलिटी आपको बताना है। भाई देखिए तीनों ही एसिड हैं, तीनों के नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, तो आपको बहुत आसानी से एक फार्मूला आपको पता होगा, n मिक्सचर इक्वल्स टू n1v1 प्लस n2v2 प्लस n3v3, यही लगता ही है, डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस v3। नॉर्मेलिटी के ही टर्म्स में लिखता है, मोलरिटी के टर्म्स में नहीं लिखा जाता, ये आप याद रखना। अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालना है तो n1v1 n2v2 n3v3 बाय v1 प्लस v2 प्लस v3। अगर तीनों एसिड हैं तब, या तीनों बेस हैं तब। अगर एसिड और बेस हैं तो एसिड का या बेस में से जो ज्यादा होगा उतना माइनस दूसरा वाला का कर लेंगे अगर मिक्स करेंगे। तो अब आप देखो इसमें क्या है, सारे वॉल्यूम ml में है तो कोई दिक्कत नहीं, 10 × 1/2 हो जाएगा, प्लस दूसरा वाला क्या है 50 × 1/10 हो जाएगा, प्लस तीसरा वाला कौन है 100 इंटू क्या होगा 1/5 हो जाएगा। बाई क्या लिखोगे 10 + 50 + 100, यानी ये आएगा आंसर सॉल्व करोगे 5 + 5 + 20 बाई 160 आएगा, यानी क्या आएगा 30/160 आएगा। 30/160 जब निकालोगे 160, तो यानी ये क्या हो जाएगा 3/16, देखो यहां लिखा हुआ है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है बताइएगा। ये तीनों एसिड मिला लो या तीनों बेस मिला लो तब का। अगर बेटा आपसे पूछे कि मोलैरिटी बताओ, है ना, तो अब आपने नॉर्मेलिटी को पहले मोलैरिटी में चेंज करना है सबके, तब आप निकालिएगा। ऐसा नहीं कि नॉर्मेलिटी यहां पे मिक्स आ गया आप उसी के बाद यहीं से चेंज फैक्टर रख के निकाल लेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि किसका चेंज फैक्टर लेंगे ये पता नहीं होता, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, विच रिएक्शन रिप्रेजेंट रीमर टाइमन, ठीक है ना। तो रीमर टाइमन के लिए आपको याद होगा, तीनों के लिए आपको पता होगा, कार्बोक्सिलेशन है ये, है ना, ये कैनी जारो से मिलता जुलता है, ठीक है। और ये देखिए ये रीमर टाइमन, ये क्या हो जाएगा, यहां पे OH और ये क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH या NaOH ले लेंगे, तो ये बेटा क्या बन जाएगा सैलिसैल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा सैलिसैल्डिहाइड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है बताइएगा, सीधा सीधा रिएक्शन है, ठीक है।
तो इसको हम लोग रीमर्टाइमेंट कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। इस रिएक्शन का नाम बताओ। कार्बोक्सिलेशन है ना, जिसको हम लोग CO2 से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोलवे कह सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। रिएक्शन ये कह रहा है कि ये क्या होगा। देखिए आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि ये एन मिथाइल सक्सिनिमाइड है, एन मिथाइल सक्सिनिमाइड है, एन मिथाइल सक्सिनिमाइड है। इसको जब हम लोग KOH से रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो ये, सॉरी बेटा ध्यान से देखिएगा, इसका नाम है सक्सिनिमाइड है, सक्सिनिमाइड हो जाएगा, इसका नाम है सक्सिनिमाइड। जब इसको KOH से रिएक्शन करेंगे तो इसका नाम है, ठीक है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिमाइड, सक्सिनिमाइड, ठीक। ये एक बेस बन गया। जब इसका NBuR से, यानी इसका मतलब CH3 CH2 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 और ब्रोमीन से रिएक्शन कर पाएंगे, तो बेटा ये रिएक्शन SN2 करेगा और ये यहां से इसको जोड़कर के इसको बाहर कर देगा और ये क्या बन जाएगा, अब बनेगा बेंजीन। ऐसे लिख दिया, यहां पे C डबल बॉन्ड O, यहां पे C डबल बॉन्ड O और यहां पे N के बाद यहां पे CH2 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 CH3, इसका नाम हो जाएगा N ब्यूटाइल सक्सिनिमाइड, N ब्यूटाइल सक्सिनिमाइड, N ब्यूटाइल सक्सिनिमाइड हो जाएगा। और N ब्यूटाइल सक्सिनिमाइड का अब फिर से हाइड्रोलिसिस कराओ, यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। जब ये कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनामाइड हो जाएगा, ब्यूटेनामाइन हो जाएगा, ये प्राइमरी अमीन हो जाएगा और ये सक्सिनिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सक्सिनिक एसिड। तो ऐसा रिएक्शन आपने कहां पढ़ा था, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम है गैब्रियल, क्या नाम है, गैब्रियल थैलामाइड, थैलामाइड सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमीन, ये आपने पढ़ा था। तो देखिए गैब्रियल थैलामाइड कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक। कार्बाइलामाइन रिएक्शन जो लिखा जाता है बेटा, ये क्या है, प्राइमरी अमीन का टेस्ट है जो अल्काइल आइसोसाइनाइड बनाता है, यानी आइसोसाइनाइड टेस्ट है। तो जब इसका हम लोग लिखेंगे, सब लोग ध्यान से देखना, तो इसको लिखते हैं RNH2 या ARNH2, R या ARNH2, प्राइमरी अमीन ले लेंगे NH2। इसको अगर हम लोग कार्बाइलामाइन का, ठीक है, 3 बार KOH के साथ और क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 के साथ ले लेंगे, तो ये बेटा RNC बनाएगा या फिर ARNC बनाएगा। इसको हम लोग अल्काइल आइसोसाइनाइड या एराइल आइसोसाइनाइड कहते हैं। और साथ में 3 बार KCl बनाएगा, 3 बार H2O बनाएगा, इसका नाम है कार्बाइलामाइन टेस्ट। हॉफमैन जो ब्रोमामाइड है ये प्रिपरेशन है प्राइमरी अमीन का फ्रॉम द अमाइड। ये जब आप लोग करते हो, ये अमाइड से शुरू करते हो, RCONH2 लेकर के जब आप लोग NaOBr ले लेते हो तो ये RNH2 बन जाता है, ये रीअरेंज होकर के, ठीक है। और जो कोप एलिमिनेशन है, कोप रिएक्शन है बेटा, ये टर्शियरी अमीन के साथ जब आप लोग ऑक्सीडेशन कराओगे तो टर्शियरी अमीन ऑक्साइड बनाएगा और टर्शियरी अमीन ऑक्साइड एलिमिनेट, सिन एलिमिनेशन करके ये अल्कीन बना लेगा। यानी इसका मतलब है कि RNR और यहां पे O माइनस है, यही टर्शियरी अमीन ऑक्सीजन है, ये प्लस है, ये CH2 CH3 लिखा हुआ है, तो ये जो H है ये यहां टूटेगा, ठीक है ना बेटा, है ना, ये यहां टूटेगा और उसके बाद ये वाला बॉन्ड यहां से जुड़ जाएगा। ये बॉन्ड टूटने के बाद तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा मैंने सबका बता दिया। तो कोप एलिमिनेशन से अल्कीन बनता है, ये स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत है तो इसमें ये ध्यान रखना, अगर सिन रहेगा तभी होगा, अगर एंटी रहेगा तो नहीं होगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, आगे चलिए। विच आर द फॉलोइंग
इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन के लिए बेटा आप लोगों को, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो नहीं होगा। इसमें बताओ अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं होगा, तो यहां पे नहीं होगा। इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें होगा। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान से देखो ये वाला हाइड्रोजन नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, तो यानी आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट आ जाइए, विच आर द फॉलोइंग प्रोसीजर प्रोड्यूस पीपीटी इमीडिएटली विद लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट बेटा अल्कोहल के लिए होता है, आप लोगों को पता है। तो आपको बता दूं टर्सरी अल्कोहल से इमीडिएटली वो टर्बिडिटी शो करता है। तो टर्सरी अल्कोहल कहां लिखा हुआ है, इसी से, इससे इमीडिएट पीपीटी देता है आरसीएल का। ये आप ध्यान रखिएगा, तो ये लुकास टेस्ट का है, तो इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा आप लोगों को लुकास रिएजेंट पता होगा, कॉन्क HCl, ठीक है ना बेटा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये लुकास रिएजेंट है। अब आगे आ जाइए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द के इन द KO2। देखिए के का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, तो के का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ऑलवेज होता है, ना कि 4 तो सोच भी नहीं सकते। अल्कली मेटल का तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज +1 होता है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कह रहे हैं नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन ऑलवेज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहता है, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन के बेटा 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक -2 सिंपल ऑक्साइड में, ऑक्साइड लिख देते हैं ऑक्साइड में, ठीक है ना, और दूसरा -1 पेरोक्साइड में। पेरोक्साइड जब रहेगा तब, जैसे H2O2 में नहीं होता, ऑक्सीजन -1 होता है, और -1/2 होगा ये सुपर ऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड में। एक थोड़ा और ध्यान रखना, OF2 अगर ले लेते हैं तो ऑक्सीजन का बेटा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नॉर्मल की बात कर रहा है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। तो पहला वाला गलत कहां लिखा हुआ है, जो भी आंसर है, ठीक है। असर्शन A इज फॉल्स, रीजन B इज ट्रू, तो यानी इसका मतलब कौन सा आंसर होगा, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, चलिए बिल्कुल। तो आप लोगों को हमने 76 से लेकर के 100 तक के FST 19 अप्रैल वाला जो कि 53 का है आपको डिस्कस कराया। आपको जो भी कोई भी दिक्कत हो आप मुझे जरूर बताइएगा, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा डिस्कशन आप जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।